पुस्तक समाज को समुन्नत सुसंस्कृत बनाए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गाय घोड़ा आदि पालने वाले उनकी समुचित देखभाल रखते हैं। राजाओं के निजी हाथी घोड़े उन्हें अन्यों की तुलना में अधिक अच्छी तरह पहचानते थे और उनका आदेश पालने वफादारी दिखाने में पीछे नहीं रहते थे। लड़ाई के मैदान में वे मालिक के इशारे पर जान तक होमने को तैयार रहते थे। समाज भी ऐसा ही महागज है। उसके ऊपर उसके सदस्यों की पूरी देखभाल रहनी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के परिपोषण अभिवर्धन का ध्यान रखता है, उसकी काया सुदृढ़ बनी रहती है और दीर्घायु जीने की सुविधा भी मिलती है। ठीक यही बात समाज के ऊपर लागू होती है। उसके सदस्यगण यदि सर्वजनीन उत्कर्ष का ध्यान रखते हैं, सामाजिक वातावरण को उच्च स्तरीय बनाए रखने में पूरा ध्यान देते हैं, तो उसका अभ्युदय उत्कर्ष परिष्कृतिकरण स्वाभाविक है। उपेक्षा का बर्ताव भी ऐसा है, जिसका परिणाम क्षणांध बढ़ते जाने और अनेक विकृतियों के घुस पड़ने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह न होने पाए, इसके लिए उन सभी विचारवानों को समुचित ध्यान रखना चाहिए जो अपने आप को समाज का जिम्मेदार सदस्य मानते हैं। अपनी नागरिक जिम्मेदारी और समाज निष्ठा के प्रति निरंतर सतर्क रहते हैं। प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को अपने शरीर, परिवार, उपार्जन की तरह ही समाज व्यवस्था के हर पक्ष पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ गड़बड़ी पल रही है, उसे उखाड़ने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। जहाँ उत्कर्ष की गुंजाइश है, वहाँ मिलजुल कर उसकी पूर्ति करनी चाहिए। यहाँ यह आवश्यक है कि समाज सुधार एवं सामूहिक अभ्युदय का कार्य मिलजुल कर संगठित रूप से ही हो सकता है। कोई प्रतिभावान कितना ही समर्थ चतुर क्यों न हो, पर एकाकी प्रयास से कुछ सीमित कार्य ही कर सकता है। इसलिए समाज के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रभाव परिचय के क्षेत्र में समाज सेवा संगठन खड़े करने और मजबूत बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। रामकृष्ण, गांधी, बुद्ध आदि अवतारी महामानव थे, फिर भी उन्होंने अपने अपने कार्य प्रयोजनों के लिए साथियों के बड़े समुदाय एकत्रित किए थे। यह कार्य इस समय में भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। समाज सेवा के एक पक्ष को लेकर अन्य संस्थाएं भी काम कर रही हैं, पर जिसने हर पहलू पर व्यापक दृष्टि से सोचा और नव निर्माण का समग्र ढांचा बनाया हो, वह युग निर्माण योजना या प्रज्ञा अभियान अपने ढंग का अनोखा है। उसकी गतिविधियां इतनी लोकप्रिय हुई हैं कि समर्थक और सहायकों की श्रृंखला में भाव भरी कड़ियाँ निरंतर जुड़ती जा रही हैं और संगठन सुदृढ़ ही नहीं, सुविस्तृत भी होता जाता है। स्थान स्थान पर अलग अलग नाम, रूप, उद्देश्य और कार्यक्रमों के छुटपुट ढांचे खड़े करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि इसी संगठन के अंतर्गत काम किया जाए। अनेकों की प्राण शक्ति के सम्मिलित ऊर्जा भंडार का जो उद्भव हो रहा है, उसी महाप्रयास में अपना योगदान जोड़ देना चाहिए। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि विनाश तो एक जलती तीली या चिंगारी भी कर सकती है, पर उठाने बढ़ाने के लिए संयुक्त जनशक्ति का उद्भव किए बिना काम नहीं चल सकता। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र को प्रधान मानकर सरकार की ओर से सहकारी संगठनों का विभाग बनाया गया है। उससे संबंधित अनेक समितियां बन रही हैं।
सहकारी बैंक, सहकारी स्टोर आदि खुल रहे हैं। यदि उस संगठन के सभी सदस्य देव भावना से भरे पूरे हों और मिलजुल कर काम करने की आदत डालें तो आर्थिक उत्कर्ष के अनेक साधन बन सकते हैं और छोटे छोटे विभाजनों का एक बड़ा स्वरूप बन सकता है। समस्याएं भी बड़े पैमाने पर हल हो सकती हैं। इसी स्तर का दूसरा सरकारी प्रयास है ग्राम पंचायतों का। मंडल पंचायतों का संस्थापन। उनके माध्यम से अनेकों स्थानीय झगड़े झंझट सुलझ सकते हैं। निर्माण के कतिपय प्रयोजन पूरे हो सकते हैं। यह सभी उपयोगी संस्थाएं हैं, पर उनमें लोगों की व्यक्तिगत प्रतिभा, प्रामाणिकता, आदर्शवादिता, कर्तव्यपरायणता विकसित करने जैसे दार्शनिक प्रयासों का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष बच जाता है। इसे भी हाथ में लिया जाना चाहिए, अन्यथा आध्यात्मिकता का पुट लगाए बिना मात्र भौतिक प्रयत्नों की भागदौड़ अपने उद्देश्य को पूरा न कर सकेगी। इसके लिए धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण ही सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जन्म दिवसोत्सवों और संस्कार आयोजनों के माध्यम से हर घर में ऐसी विचार गोष्ठी भी हो सकती है जिसमें पड़ोसी, संबंधी, इष्ट मित्र शामिल होते रहें और नव सृजन की प्रेरणा पाते रहें। पर्व त्योहारों पर, महामानव जयंतियों पर गायत्री यज्ञ और प्रज्ञा आयोजनों के रूप में ऐसे समारोह होते रह सकते हैं जिसमें बड़े क्षेत्र की अधिकाधिक जनता को आमंत्रण देकर बुलाया जाए। इन सभी छोटे बड़े समारोहों का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण से संबंधित सभी समस्याओं का स्वरूप एवं समाधान करना है। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि विकृतियों का अधिक विस्तार केवल चिंतन, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व का स्तर गिर जाने से हुआ है। इस क्षेत्र की सफाई और रंगाई करने के लिए लोकमानस का परिष्कार करना नितांत आवश्यक है। जनमानस में घुसी हुई अवांछनीयताओं का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन आवश्यक है। इसके लिए जितने भी उपाय उपचार हो सकते हैं उन्हें संगठित रूप से करने का प्रयत्न होना चाहिए। संगठन का आरंभ करने के लिए आरंभ में ही बड़ी संख्या में लोग जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कम से कम 3 व्यक्तियों से भी आरंभ किया जा सकता है। 3 व्यक्ति प्रयत्नशील रहें, अपना संपर्क क्षेत्र बढ़ाएं, तो उस संगठन की छत्र छाया में क्रमशः अनेकानेक लोग सम्मिलित होते चल सकते हैं। संख्या 3 से बढ़कर 300 या 3000 भी हो सकती है। युग निर्माण मिशन का विस्तार इसी प्रकार हुआ है। एकाकी सूत्र संचालक का संकल्प मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता चला गया। उसने सारा देश ही नहीं, विश्व का एक बड़ा भाग भी अपने दायरे में समेट लिया। सदुद्देश्यों में क्षेत्र विस्तार की ऐसी ही अद्भुत शक्ति है। यदि उसके कार्य संचालक प्रामाणिक और लगनशील हैं तो उसका आलोक व्यापक क्षेत्र में विकसित हुए बिना न रहेगा। इस संबंध में एक ठोस कार्य यह होना चाहिए कि विज्ञापनों द्वारा समाज सेवा के हेतु समय एवं साधन दान की प्रक्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए, भले ही वह न्यूनतम 1 घंटा तथा 50 पैसा नित्य जितना ही स्वल्प क्यों ना हो। यह समय और साधन के अनुदान की सम्मिलित शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि उसके एकत्रित होने पर अनेकों सत्प्रवृत्तियों का संचालन भली प्रकार हो सकता है। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एक कार्य है, उसके विष वृक्ष की जड़ें उखाड़ना प्रमुख है, किंतु इतने से ही काम नहीं चलता। होना यह भी चाहिए
कि झाड़ झंकाड़ उखाड़ने, रोड़े कंकड़ बीनने के उपरांत जमीन को जोता बोया जाए, उसमें फसल या उद्यान लगाने का कार्य आरंभ किया जाए। मात्र रोग के कीटाणु मारने से ही स्वास्थ्य संवर्धन की पूरी समस्या हल नहीं हो सकती। आहार विहार की उपयुक्तता के साधन भी जुटाने पड़ते हैं। लंका दहन तो एकांगी था। समग्रता के लिए राम राज्य की स्थापना भी उत्तरार्ध में अवश्य हुई। अकेला ऑपरेशन पूर्ण नहीं है, उसके बाद टाँके लगाने और घाव भरने का दूसरा कार्य भी उतनी ही निष्ठा से करना पड़ता है। अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश जलाने तक की बात अच्छी होते हुए भी अधूरी है। पूर्णता तब बनती है जब उस प्रकाश की परिधि में कुछ उपयोगी कार्य भी ऐसे चल पड़ें जो रचनात्मक हों। कुरीति उन्मूलन को एक महत्वपूर्ण पक्ष तो माना जाए, पर यह न भुला दिया जाए कि उसके साथ ही सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त भी जुटने की आवश्यकता है। परशुराम जी ने झाड़ झंखाड़ का उच्छेदन किया और उसके उपरांत वे उद्यान आरोपण में शेष आधे जीवन को नियोजित किए रहे। अंग्रेजी सरकार को भगा देने के उपरांत अब हमें अनेक सृजन योजनाओं के विकास कार्यक्रम पूरे करने पड़ रहे हैं। सृजनात्मक प्रवृत्तियों में अर्थ उपार्जन को प्रथम दर्जा दिया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा उसी उद्देश्य से दिया गया है। पर संतोष की बात इतनी ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं शरीर के साथ इतनी सघनता पूर्वक जुड़ी हुई हैं कि व्यक्ति हर स्थिति में हर उपाय से इन्हें इस स्तर पर अर्जित कर लेता है कि वह जीवित रह सके। जिसके बिना प्रगति रुकती है वह है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ सामान्यतया न्यूनतम साक्षरता और अधिकतम नौकरी में काम आने वाले प्रमाण पत्र तक सीमित समझा जाता है, पर असल में शिक्षा वह है जिसके आधार पर व्यक्तित्व को सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं प्रतिभावान बनाया जा सके। यह प्रयोजन स्कूली पढ़ाई से पूरा नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवन जीने की कला से संबंधित महत्वपूर्ण बारीकियों का समावेश नहीं है। यह कार्य धार्मिक एवं सामाजिक सेवा भावी संस्थाओं को अपने जिम्मे लेना चाहिए। इस निमित्त स्वतंत्र कक्षाएं और परीक्षाएं चलनी चाहिए। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा जीवन जीने की कला और स्वस्थ रहने की कला की परीक्षाएं होती हैं। स्कूली बच्चों को पाठ पूरा करने के अतिरिक्त नागरिकता एवं सामाजिकता के हर पक्ष की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए बाल संस्कार शाला जैसी संस्थाओं की सेवा भावी अध्यापकों द्वारा ऐसे समय में व्यवस्था की जानी चाहिए जो स्कूली पढ़ाई से बचता हो। संस्कार शालाओं में बच्चों का विद्यालय का गृह कार्य पूरा करा दिया जाता है। कहानियाँ, दृष्टांतों एवं संस्मरणों के माध्यम से अपने चिंतन को उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कराया जाए। खेल कूद आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इस संबंध में हो सकता है सद्ज्ञान पुस्तकालय। इसमें मात्र उन्हीं विषयों की पुस्तकें रहें जो व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास एवं समाज में संव्याप्त समस्याओं के स्वरूप और समाधान को समय के अनुरूप एवं आदर्शवादी आधार पर सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कला के कई पक्षों को भी काम में लगाया जा सकता है। संगीत, गायन, अभिनय के माध्यम से भी विचारणा एवं भावना को दिशा दी जा सकती है। कठिनाई यह है कि घटिया स्तर का मानस उथली और बचकानी प्रवृत्तियों को भड़काने वाले माध्यम ही पसंद करता है। आदर्शवाद उसके गले नहीं उतरता। ऐसी दशा में
यह एक विशेष आवश्यकता सामने आ पड़ती है कि सर्वसाधारण की रुचि को निकृष्टता से विरत करके उत्कृष्टता के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए। इसका उपचार वही है जो दुर्व्यसनी अपने साथी बनाने बढ़ाने के लिए करते हैं। वे संपर्क साधते हैं, घनिष्ठता बढ़ाते हैं, अपने प्रिय आधारों के साथ उनका रिश्ता जोड़ते हैं, चस्का लगाते हैं। इसके बाद चिड़िया फंसती है और फिर पिंजड़े में ही जिंदगी बिताती है। नशेबाजी का तौर तरीका यही है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन में भी समाजनिष्ठ लोगों को यही करना चाहिए। उन्हें जीवनोपयोगी साहित्य को पढ़ने, सुनने तथा इसी स्तर की कला में रस लेने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए जनसंपर्क साधने और रचनात्मक कार्यक्रमों के आकर्षक दृश्य दिखाने की आवश्यकता है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी करने के लिए आम लोगों द्वारा जिस प्रकार प्रयास किए जाते हैं, उसी प्रकार चेतना की अंतरात्मा की तुष्टि, तृप्ति एवं शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उसके लिए धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, समाज विज्ञान जैसे विषयों में भी प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए। समाज निर्माण के अन्य अनेक कार्यों में आजीविका की तरह जीवन शिक्षा को भी अतीव आवश्यक माना गया है।